सब कुछ जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये क्या है? ये मिलते हैं अस्पताल में। ये कौन है? ये है श्री 420। अच्छा जी। और ये श्री 420 जी लेटे हुए हैं, और दुर्भाग्य से जो भी था, मतलब अब इनको तकलीफ हो गई है, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, टीबी। अच्छा। टीबी की एक बड़ी मशहूर दवा है इथैम्ब्यूटॉल, एंटीबायोटिक है। तो इथैम्ब्यूटॉल इनको नर्स ने दी, इन्होंने बड़े आनंद से उसको ग्रहण किया, और उसको खाने के कुछ देर बाद सडनली उनको एकदम से लगा कि वो अंधे हो रहे हैं। उन्होंने चीख पुकार मचाई, बुलाया नर्स को, बुलाया, नर्स आई, उसने आंखों में रोशनी रोशनी डाल के चेक किया, और पता चला कि फिर वास्तव में बेचारे अंधे हो गए हैं। तो फिर डॉक्टर साहब को लाया गया, डॉक्टर साहब ने देखा उनको, और उन्होंने कहा कि अरे क्या खिलाया था इसको? नर्स ने कहा कि हमने भी इथैम्ब्यूटॉल दी थी। इथैम्ब्यूटॉल तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ थी। क्या? कि डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि जो दवाई दी गई उसमें तो एल इथैम्ब्यूटॉल था, जबकि वास्तव में खिलानी थी डी इथैम्ब्यूटॉल। ये एल और डी क्या है? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। डी इथैम्ब्यूटॉल ट्यूबरकुलोसिस की दवाई है, और एल इथैम्ब्यूटॉल एक ऐसी खतरनाक केमिकल है जिसको खाने पर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और इंसान अंधे हो जाती है। अरे पर है तो इथैम्ब्यूटॉल, कहने को एक जैसे हैं, पर बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए, कहा एक टीबी ठीक करने की दवा और दूसरी अंधा कर देने वाला जहर, बहुत ही खतरनाक है। और ये सिर्फ जो फर्क उनमें है वो ये है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। वाह, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जी हाँ। तो कैसे? आप भी देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपको हो सकता है देखने में एक जैसे दिखें। हाँ जी, हम लोगों ने घुमा के भी देखा, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, प्यारे वाले होंगे ये, लेकिन ये एक जैसे होते हुए भी एक जैसे नहीं है। क्यों? क्या फर्क है इनमें? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। कैसे? क्या हो गया इनमें? वेल, ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और शब्द आपको जानना होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वाओ, ऐसा क्यों? एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो देखने में हूबहू एक जैसे हैं, ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी सेम है, इनफैक्ट ओरिएंटेशन इन स्पेस भी एक बार को देखने में शायद एक जैसा लगे, लेकिन उसमें कुछ फर्क होता है। और उस थोड़े से महीन से छोटो से फर्क के कारण ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग होता है। कंपाउंड्स विच शो डिफरेंट बिहेवियर्स टुवर्ड प्लेन, या आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स विच शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। लाइट के प्रति अलग बिहेवियर, लाइट ऑप्टिक्स, लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर का मतलब नाम तो बोल दिया गया, ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन यहां पर अब विद्यार्थी कहते हैं कि भाई ये एकदम से एक नया आइटम आ गया, ये पीपीएल क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जी हाँ, ये क्या बला है? देखिए, अब लाइट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लाइट होती क्या है। हम आंखें खोलते हैं, दिखता है, जो आप देख भी जिससे रहे हैं वो लाइट ही है, बिल्कुल। और लाइट, बड़े लोग बताते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर भी इमेजिन करते हैं, इसकी कल्पना करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बला है? अगर है एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेन में मान लीजिए एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो अपने परपेंडिकुलर इंड्यूस करती है एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड ने इंड्यूस किया मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक ने फिर से इंड्यूस किया इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को इंड्यूस करती हुई चलती हैं। और आप देखें कि मतलब ये सब क्रूड वे ऑफ इमेजिनिंग ऑफ कोर्स, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो जो डिस्टर्बेंस है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, और वो चीज कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देखें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो एक प्लेन में है, ऑफ कोर्स। तो मैग्नेटिक उसके परपेंडिकुलर में होंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, ऐसा आप देख सकते हैं। ये तीन प्लेन्स, या ऐसा मानिए कि जैसे इलेक्ट्रिकल प्लेन, हाँ जी, और ये ऐसे एक प्लेन जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन जो इंड्यूस हुई है वो है मैग्नेटिक फील्ड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। और आप पाएंगे इनके परपेंडिकुलर, अगर ये लाइट जो है इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। अच्छी बात है। अब
ये जो क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों ही परपेंडिकुलर पाथ ऑफ प्रोपोगेशन है, वेरी नाइस, है ना। अब यहां पर एक समस्या है। क्या समस्या है? आप ये देखेंगे कि ये जो पूरी एक्टिविटी है, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपने ऐसे फिगर आउट किए, फाइन। लेकिन जो लाइट की वेव्स जा रही हैं, ये भी तो हो सकता है इस तरह से अगर जा रही हैं, ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इट इज पॉसिबल कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं, एग्जैक्टली ऐसी ना होकर कुछ इस तरह से हो जाए। क्या कर रहे हो तुम भाई? आपने अभी तो देखा ये ए और बी ऐसा है, ए और बी ऐसा है, क्यों ना ए और बी ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं। मतलब इलेक्ट्रिक, अगर परपेंडिकुलर प्लेन्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं ऐसे हाथ से बना के दिखा देता हूं। ये एक प्लेन और दूसरा प्लेन, और इनके परपेंडिकुलर इस तरह से लाइट जा रही है। अब अगर इसको ऐसे कर लूंगा तो भी लाइट ऐसी जाएगी, इसी डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन्स ये हो सकते हैं, या ये, या ये, या ये, कुछ भी आप रोटेट करके किसी भी एंगल पर ले जाएं, वो सब के सब इसके तो ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि ऑसिलेशन, या जो आपका इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कई अलग अलग तरीकों से कई अलग अलग ओरिएंटेशंस में हो सकते हैं, और तब भी लाइट एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट की जो बीम आ रही है इस तरफ, आप ये देख सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट ऐसे या ऐसे या ऐसे कई ओरिएंटेशन में हो सकते हैं। अब होने तो हमें क्या करना करना है। अगर आप इसी लाइट को, अगर आप, पहला तो था कि लाइट ऐसे चलती है, ये मुझे क्लियर करना था। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, लाइट चल रही है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं, और वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, उनके परपेंडिकुलर था। ये दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये जो लीला चल रही है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ, अच्छा, उनके प्लेन्स अलग अलग ओरिएंटेशन में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और यदि वो अलग अलग ओरिएंटेशन में हो सकते हैं, तो क्या ये संभव है कि हम सिर्फ उन्हीं वेव्स को या उन्हीं फोटॉन्स को अलाउ करें जिनके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक सर्टेन प्लेन में हो, और बाकी सबको हटा दें, एलिमिनेट कर दें? हाँ, ये संभव है। और जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम ऐसा काम करते हैं, तब जो लाइट शेष रह जाती है, जो बचती है, वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बिल्कुल। एक मिनट, क्या क्या आपने, हम कंफ्यूज हो गए, दोबारा बोलता हूं। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलर, ये सर्कल मैंने आपको स्क्रीन पे बनाया है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे इस तरह से लाइट आ रही है ना, तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसा हो, इसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक है। कंफ्यूजन बढ़ाने न बढ़े इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं बता रहा। ऐसा भी हो सकता था, वो ऐसा हो। अच्छा, या ये भी हो सकता था कि वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस प्लेन में, प्लेन का लाइन बना रहे हैं आप, तो पूरा ऐसे, ये हाथ है, ऐसे लाइन दिख रहा है, पर है तो ये पूरा प्लेन ऐसे। ठीक। तो अलग अलग प्लेन्स के अलोंग हो सकता था इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बिल्कुल जी। और उसी तरह से अलग अलग प्लेन्स के अलोंग हो सकती थी ये मैग्नेटिक कंपोनेंट। और पीपीएल क्या कहती है कि अगर इस लाइट को हम एक विशेष प्रिज्म से पास करें, कौन सा प्रिज्म? जिसे दुनिया निकोल्स प्रिज्म बोलती है। अच्छा, निकोल महाराज थे करीब 150-200 साल पहले, 200 बरस हो गए इसको खोजे हुए उनको, महाराज को, है ना। उन्होंने ये निकोल प्रिज्म्स खोजे थे, और उनमें होता क्या था, अगर उसमें से लाइट को गुजारेंगे, तो ये सारे लाइट के कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक बचेगा। तो बाकी सबके प्लेन घुमा दिया जाते थे, हाँ, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। सिर्फ एक तरह की लाइट फिल्टर होकर निकलती थी, और जो थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे शॉर्टकट में लोग पीपीएल बोल देते हैं। अच्छा, और अब तमाशा देखिए, ये जो अभी कह रहे थे, पहले इसको देखिए। नॉर्मली साधारण लाइट जो आ रही है, निकोल्स प्रिज्म में से उसे गुजारा, और जब वो निकली, तो वो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रूप में आ गई।
बड़ी खुशी हुई जानकर। इसीलिए निकोल्स प्रिज्म्स को पोलराइजर भी बोलते हैं। पोलराइजर कौन है? जो पोलराइज कर दें, सो पोलराइजर। अच्छा है। फिर क्या? आप एक उदाहरण दिया है, इसका बहुत मनोरंजक है। ये क्या है? आलू के चिप्स बना रहे हैं हम। आलू तो गोल मटोल टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ जी, आपने खच 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 चिप्स बनाए तो वो प्लेन पोलराइज हो गए। एक तरह से आप कह सकते हैं बाकी आलू कट के निकल गया, एक पतली सी चिप बच गई। तो बस ये प्लेन पोलराइज है। एक बहुत टपोई एग्जाम्पल है, लेकिन है जैसा है, बढ़िया एग्जाम्पल है, आप देखिए। ठीक है। अभी तुमने प्लेन पोलराइज लाइट बनाई है, अब करेंगे क्या इसका? इसको यूज करते हैं कैसे? यंत्र में जिसका नाम है पोलारीमीटर। अच्छा, क्या होता है उस पोलारीमीटर में? दिखाते हैं। आप उसमें एक ट्यूब होती है। अच्छा, और उस ट्यूब में आप कोई सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड का सॉल्यूशन भर सकते हैं। भर दीजिए, और उसको लिक्विड के सॉल्यूशन को भर के आपने इसमें रख दिया। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक होगा, किसी को रोक थोड़ी लेंगे अपन, जो मर्जी है डाल दें। आपने सोल्यूशन बनाने किसी सब्सटेंस को, जिसको आपको स्टडी करनी है, उसे एक सोल्यूशन बनाइए। बना लिया, उसे ट्यूब में भरिए, भर दिया और यहां रख दीजिए, रख दिया। क्या होगा इससे? अब आप देखिए, शुरू का जो ये है, ये तो वो है जो पहले देखा था अपन ने। रैंडम लाइट आ रही है, उसको निकोल्स प्रिज्म से गुजारा, और अब ये पीपीएल बन गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। ठीक है। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यही आगे जाती है, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, ऐसे। और अब ये गुजरती है एक एक ट्यूब से, जिसको हम कहते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब। अच्छा, ये कौन सा है? ये पोलैरीमीटर ट्यूब वो ट्यूब है जिसमें आप चाहें तो अपना मनचाहा सॉल्यूशन भर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये लाइट यहां से निकल जाती है, और जब यहां से निकलती है तो आप एक आईपीस है, एनालाइजर करें, आई पीस भी कहते हैं, जहां पर जैसे वो माइक्रोस्कोप पे देखते हैं ना, ऐसे अपनी आंख रख के वहां पर ऐसे देख सकते हैं उसके अंदर। जैसे ये इंसान है, ये झांक के यहां देख रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। क्या दिखेगा? अगर आप इसमें सिर्फ पानी भर दें तो आपको बस ये दिखेगा, यहां पर आपको एक गोल चक्र जैसा दिखेगा, जिस पर प्रोट्रैक्टर की तरह एंगल दिखेंगे आपको, जैसे 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आपको एंगल के निशान दिखेंगे। ये तो काले रंग से छपा हुआ होगा उस कांच के आईपीस में जिसमें से आप झांक रहे हैं। ठीक है। यही नहीं, आपको जो लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, वो एकदम गोल्डन येलो, एकदम लाइन के रूप में शाइनिंग, चमचमाती हुई पोलैरिमीटर में से दिखेगी, इस प्रकार से। ठीक है। अगर पोलैरिमीटर में कुछ नहीं भरा है या सिर्फ पानी भरा है, तो ये आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है। अब मान लीजिए आप इस पोलैरिमीटर में वही इथेन ब्यूटाल भर लीजिए, या कोई भी एक ऐसा कोई सब्सटेंस भर लीजिए। तो कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं जिनको अगर सॉल्यूशन बना दिया जाए, और उसके उस सॉल्यूशन से इस लाइट को गुजार के उसको देखा जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट जैसी आती है अंदर वैसी बाहर निकल जाती है, ऐसी की ऐसी रहती है। लेकिन 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 कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जिनके थ्रू जब ये लाइट गुजरती है, तो अगर पहले ओरिएंटेशन था ऐसा, तो बाद में टर्न करके हो जाता है ऐसा। अगर इनिशियली था ऐसा, तो बाद में फाइनली वो टर्न करके हो जाता है ऐसा। जी हाँ। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपना प्लेन टर्न कर लेती है। अच्छा, और जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन टर्न करा दें, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके थ्रू अगर पीपीएल गुजरे और पीपीएल का प्लेन टर्न हो जाए, तो वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। लाइट को कुछ परिवर्तित कर दिया ना ऑप्टिकली, वो एक्टिव है। ठीक है। सॉल्यूशंस which can turn the plane of plane polarized light are said to be optically active। ठीक है। और कितना रोटेट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट
जो नापता है, द विच मेजर्स द डिग्री टू विच दिस सोल्यूशन रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड अ पोलैरीमीटर। मीटर मतलब नापने वाला, पोलैरीमीटर मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल ऑफ रोटेशन को नापने वाला यंत्र कहलाता है पोलैरीमीटर। दर्शन कर लीजिए पोलैरीमीटर। ठीक है, बढ़िया है। तो यहां पर आप वो ट्यूब लगा देते हैं और यहां से झांक झांक के देखते हैं और आपको पता लग जाता है कि वो एंगल कितना टर्न हुआ। अच्छा, बढ़िया है, बिल्कुल बड़ा शानदार है। और अगर बाहर की प्लास्टिक वास्टिक खोल के बढ़िया स्कीमेटिक डायग्राम दिखाएं तो ये पीपीएल यहां से आई, आपने सोल्यूशन यहां रखा, यहां से गुजरी तो आपके नेत्रों में से गुजरी और आपने देख लिया एंगल कितना है। कैसे नापते हैं? आंखें खोलो दिख जाता है, तो सॉल्व इतना ही करना होता है। दैट्स वेरी इजी, दैट्स वेरी वेरी इजी। तो एंगल ऑफ रोटेशन नाप लिया हमने इस तरह से। दो चीजें बोलिए मैंने, एक ऑप्टिकली एक्टिव कौन है और दूसरा पोलैरीमीटर क्या है। आप चाहें तो एक बार फिर से शुरुआत से रिकैप करा दूं? हाँ कराओ यार, दिमाग का तैयो है, कंफ्यूज हो रहा है। देखिए, मैंने कहा सबसे पहले तो आइसोमर फाइसोमर छोड़िए। देखिए, जो लाइट हमारे पास आती है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हाँ, उस लाइट में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं। हाँ, और ये कंपोनेंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हैं। हाँ भाई हाँ, एक बात तो ये तय हुई, मानते हैं आप? ठीक है। और क्या, ये जो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जो कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे कुछ भी हो सकते थे, ऐसे। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1 ये होता है, ये है। नंबर 2, ऐसे जादुई प्रिज्म्स हैं। एक्चुअली देयर इज नो मैजिक लिटरली इन दैट, लेकिन फिर भी इट्स काइंड ऑफ मैजिकल। तो ऐसे प्रिज्म्स का अस्तित्व है जिनको निकोल महाराज ने 200 साल पहले बनाया था। और उनमें से जब ये लाइट गुजरती है, नॉर्मल साधारण खड़िया लाइट गुजरती है, तो वो पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। इनफैक्ट वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, जिसे शॉर्टकट में पीपीएल बोलते हैं। क्या ये होता क्या इसमें? इसमें ये होता है कि लाइट की तो बहुत सारी वेव्स जा रही है, या बहुत सारे फोटॉन्स, जैसे भी आप उसको मानना चाहें, माने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी वेव्स एलिमिनेट हो जाती हैं। सिर्फ एक सर्टेन, मान लीजिए इस प्लेन में है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये है इलेक्ट्रिकल, ये है मैग्नेटिक इस प्लेन में, तो इस वाली लाइट को या इन वाली वेव्स को तो वो जाने देगा प्रिज्म। और अगर इधर 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 वाले जो दूसरे ओरिएंटेशन में प्लेन्स हैं, इन वेव्स को वो एलिमिनेट करता है, हटा देता है, इधर उधर फेंक देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इधर उधर साइड से निकाल देता है, उसके आर पार से गुजरने नहीं देता। तो आर पार से सिर्फ यही पार जा पाता है, और ये जो पार जा पा रहा है ये कहलाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेकंड पॉइंट, राइट। अब एक बार जब पीपीएल बन गया, एक बार जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको मिल गई, अब आप ये देखिए इसकी एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है। पापड़ बेल लिया अपने, ठीक ठाक पीपीएल बना ली है ना। अब मैं बताना चाहता हूं, ये तो लाइट का फंडा था, इसका केमिस्ट्री से लेना नहीं था। ये लाइट तो बन गई, ठीक है, दी एंड हो गया, है ना। अब केमिस्ट्री वालों ने इसका बड़ा भयंकर यूज किया। उन्होंने ये जो जितने भी केमिकल्स थे सबके बनाए सॉल्यूशन, और हर सॉल्यूशन से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजार गुजार के देखा। मतलब इधर से तुम देखो, यहां पे देखो क्या कर रहे थे, बदमाश हैं ये लोग, है ना। यहां से पीपीएल को अंदर भेजा, इधर से आंख आंख बैठ गए और देखा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसी थी वैसी आ रही है, या कहीं उसका प्लेन घूम तो नहीं गया। बच्चे चिढ़ जाते, कहते अरे फाड़ में जाए, प्लेन ऐसी प्लेन की घूमे नहीं घूमे। हमने कहा मतलब नहीं, वैज्ञानिक कहते हमको बहुत मतलब है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ये प्लेन जो है वो एज इट इज, उस प्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोल्यूशन से गुजर के आता है, जैसे अंदर गया था वैसे ही बाहर आ जाता है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशंस प्लेन पर कोई असर नहीं डालते, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। क्या क्या क्या? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर सेड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जिन सॉल्यूशन से गुजरकर प्लेन ऑफ पीपीएल रोटेट कर जाता है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर जाता है,
वो सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे? वो सॉल्यूशंस कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। वो सॉल्यूशंस कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, ये बात समझ तो आ रही है? जी हाँ। तो solutions which rotate the plane of plane polarized light are said to be optically active. Yes. और ये क्यों होता है तो बात की बात है, पर ये होता है और सबके साथ नहीं होता है, कुछ के साथ होता है। अच्छा, ठीक है। तो दो हिस्से हो गए ना, दो प्रजातियां हैं, कुछ जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कुछ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव। पीपीएल प्लेन is rotated by a certain angle. PPL plane is not rotated at all. Right? ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था, ये कंसेप्ट आ गया ऑप्टिकल एक्टिविटी का कि भैया कोई ऑप्टिकली एक्टिव है और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव है उनकी जांच पड़ताल चालू थी कि बेटा तेरे अंदर ऐसा है क्या कि तू ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसमें भी तेरे अलग अलग लक्षण है क्या, क्या इसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा क्या होता है? तो आप ये देखिए, ये डेफिनेशन तो पता लग गई, जो पीपीएल को रोटेट करते हैं उसके प्लेन को, ठीक है। इनएक्टिव रोटेट नहीं करते तो हम जानते हैं, तो ये सब बोल दिया, अपन कई बार बोल दिया, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट सो मच। अब एक नया ड्रामा रचते हैं। क्या? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रोटेशन है, ये रोटेशन भी दो तरह से हो सकता है। कैसे? रोटेशन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो, या हो सकता है रोटेशन क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। समझते हैं आप? जी हाँ। तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के हिसाब से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करें, जो क्लॉकवाइज रोटेट करें, उनको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें वो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी इन इटैलिक्स। इटैलिक्स जो टेढ़ा टेढ़ा करके लिखते हैं वो इटैलिक्स है, जैसे ये यहां पे डी लिखा है पर कायदे में इटैलिक्स में होना चाहिए था, सही नहीं लिखा है। और इटैलिक्स में एल, डेक्स्ट्रो या लीवो। डेक्स्ट्रो के स्थान पर ब्रैकेट में प्लस भी लगा दिया जाता है और लीवो के स्थान पर ब्रैकेट में माइनस भी लगा दिया जाता है। अच्छा, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या पॉजिटिव, लीवो रोटेटरी या एल या माइनस। अगर आपको याद हो, हमने कहा था वो इथैम ब्यूटॉल थी ना, वो ट्यूबरक्लोसिस की अंधा करने वाली दवा। एक्चुअली दवा से अंधे नहीं होते, इथैम ब्यूटॉल, उसमें जो डेक्स्ट्रो थी वो दवा थी और जो लीवो थी वो अंधा करने वाला एजेंट थी। खतरनाक डिफरेंस था दोनों में, इतना ही अंतर था। अच्छा, ठीक है। डेक्स्ट्रो या डी फॉर्म। डेक्स्ट्रो या राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है प्लेन, तो कहलाती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फिर से बोल रहे हैं, या प्लस लीवो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। हाँ हाँ, बोल तो दिया आप, फिर सुन लो, एक बात काम की बात है, या ब्रैकेट में माइनस लगा, ऐसे। ठीक, ये सिंबल्स हैं डेक्स्ट्रो लीवो। अच्छा, तो एक आइसोमर लिखा हुआ है, उसको देखते ही मेरे को तो फील आ जाती है एकदम कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो, हम तो खटाखट बता देते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बहुत 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 ही खतरनाक हैं। जो काम आज तक ब्रह्मांड का कोई वैज्ञानिक न कर सका, कम से कम इंसानों की इस दुनिया का जितना हमको ज्ञान है उसका कोई वैज्ञानिक आज तक तो न कर सका। कितने नोबेल लॉरिएट आए और चले गए, कितने महान वैज्ञानिक आए और दिवंगत हो गए, और आपने बगैर रिसर्च करे, बगैर पढ़े ही अपने मस्तिष्क से इसको जनरेट कर लिया, तो इसका एक ही अर्थ है कि आप बहुत खतरनाक हैं। इसमें कोई कहीं साइंस नहीं, इसमें सनक इन्वॉल्व। एक बात गांठ बांध लीजिए अच्छे से,
और बिल्कुल अपने मन में पक्की रख लीजिए। तो वो क्या है? वो ये है कि कोई आइसोमर कागज पर छपा हुआ है या किसी का स्ट्रक्चर आपने बना दिया, तो आप उसके स्ट्रक्चर को देखते ही ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी। एक्सपेरिमेंट करके ही जाना जाता है कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है, या यदि आपने किसी पुराने वैज्ञानिक के करे गए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट रट रखे हैं और उसको दोबारा लिख रहे हैं, तो आप लिख दीजिए, वो अलग बात है। पर आपको कोई नया चीज दिया जाए और आपको एकदम सनक आ जाए ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो साइंस नहीं, सनक है। ठीक है। मैं ऐसे एक दो लोगों को जानता हूं जो डेक्स्ट्रो लीवो प्रेडिक्ट करा देते हैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं और पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, इसलिए वार्न कर रहा हूं ज्यादा। ठीक है ना, अच्छी बात। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी आती कहां से है, बड़े सवाल होते हैं भैया, क्या होता है इसमें। तो पहले तो इसका थोड़ा इतिहास सुन लीजिए। पुराने अपने थे वॉन्ड ऑफ महाराज, जिनको आप जानते ही हैं, है ना, और एक लेबल महाराज थे। ठीक है। इन्होंने साथ साथ वो थ्योरी वोरी निकाली। क्या थी थ्योरी? उन्होंने कहा कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी, ये तो पक्का पता था लोगों को कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हाँ जी। लेकिन पहले लोग कार्बन, इनके पहले लोग कार्बन को चपटा चपाट ऐसे मानते थे 150 वर्ष पहले कि प्लेनार विनार होता होगा। इन्होंने कहा ना, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है और कार्बन के अराउंड ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहते हैं। तो कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो हमारी नस नस में बसा हुआ है, इसको ये महान बॉन्टॉफ और लीबेल महाराज ने सबसे पहले 150 वर्ष पहले कहा था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, ठीक है, तो अब जो है कायदे में तो ये बड़ा सिमेट्रिक है टेट्राहेड्रॉन, बिल्कुल। लेकिन अगर एक गड़बड़ हो जाए, क्या इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर चारों ग्रुप अलग हो जाएं, क्या बात कर रहे हैं, जी हाँ, 4 ग्रुप जुड़े हैं, बिल्कुल। अगर 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अगर वो चारों ग्रुप बिल्कुल अलग हो जाएं, अगर वो चारों ग्रुप बिल्कुल अलग हो जाएं, तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, वो है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। वो कैसा है? वो है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। राइट। तो हमारे पास है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, एबीसीडी 4 अलग ग्रुप्स हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा और ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। If all the 4 substituents attached to such carbon are different, then the resulting molecule will lack symmetry or it will become asymmetric. Yes. जब जब कोई भी मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, तब तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा, जी हाँ, ये पाया गया है कि इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक ही कारण है और वो है एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। Whenever the molecule is asymmetric, the molecule becomes optically active and this gives rise to optical activity. अच्छा, ऐसा है, जी हाँ, अच्छी बात है। अब एक बात और बताइए, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन है, एक एंगल ऑफ रोटेशन थीटा हो गई, ये थीटा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये जो थीटा है ना, ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। थीटा इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ गिवन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इट डिपेंड्स ऑन, पहली बात तो इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पर वो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट लीनियर नहीं है। टेम्परेचर बदलेंगे तो थीटा बदलेगा, ये जानते हैं। सॉल्वेंट बदलेंगे तो थीटा बदलेगा। सोल्यूट बदलेंगे ऑफ कोर्स तो बदल ही जाएगा, नो डाउट। पर उसके कॉन्सेंट्रेशन में भी डिपेंड करता है। 1 मोलर का अलग होगा, 2 मोलर का अलग होगा। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑल्सो, ये पाया गया है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव गैसें हैं तो कंसेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। यही नहीं, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा पर भी डिपेंड करता है। सबसे रहस्यमय रिलेशनशिप होती है टेम्परेचर और लैम्डा के साथ, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, लीनियर नहीं है। तो आमतौर पर वैज्ञानिक इसको कैसे हैंडल करते हैं? सारे एक्सपेरिमेंट में लैम्डा सेम रखते हैं, टेम्परेचर सेम रखते हैं,
ताकि उसका फर्क ही ना पड़े। जो लेंथ ऑफ वेसल है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या प्रेशर है, अल्टीमेटली ये वो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि जब लाइट की बीम गुजर रही है उसके रास्ते में कितने मॉलिक्यूल्स पड़ रही हैं। रास्ते में पड़ने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बढ़ता जाए। ठीक है। तो कितना रोटेशन होता है ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए लोगों ने एक शब्द निकाला, स्पेसिफिक रोटेशन। ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? उन्होंने कहा कि कितना एंगल थीटा हो जाता है रोटेट, ठीक है, अगर एक स्टैंडर्ड लेंथ 10 सेंटीमीटर लेंथ, उन्होंने कि 1 डेसीमीटर या 10 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स कर दी पोलैरिमीटर ट्यूब की, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड बोल दिया 1 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक मतलब पर ग्राम ही होता है। तो 1 ग्राम 1 ml सॉल्वेंट में या 1 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम सोल्यूट खोला, इस कंसेंट्रेशन को 10 सेंटीमीटर लंबे पोलैरिमीटर ट्यूब में भरा, और उसका जो भी एंगल ऑफ रोटेशन थीटा आएगा उसको लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। इसको ऐसे लिखते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, इसको लैम्डा और टी ऐसा करके लिखते हैं। लैम्डा मतलब कि भाई इतने वेवलेंथ की लाइट पे इसको नाप पाए, क्योंकि वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। अक्सर सोडियम वेपर लैंप यूज करते हैं, उसकी लाइन रहती है तो वो फिक्स्ड रहती है वेवलेंथ। और टेम्परेचर कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस था या 50 डिग्री सेल्सियस था या 0 डिग्री सेल्सियस था, अक्सर कुछ नहीं लिखा होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं हम। तो ये वैल्यू जो है, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ये अल्फा इस तरह से नोट करते हैं। अगर आपको याद हो, थीटा, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इन जनरल प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब के, और इन जनरल वो प्रोपोर्शनल था कॉन्सेंट्रेशन सी के थे। तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू सी, जहां अल्फा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हाँ, और ये कहलाता है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जब एल और सी 1 1 हो जाए। यूनिट लेंथ है 1 डेसीमीटर लेंथ है, यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है पोलैरिमीटर ट्यूब की, और कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml। ये स्टैंडर्ड्स चुने गए हैं, इनमें अगर आप रखते हैं तो जो आएगा थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक रोटेशन। राइट राइट, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ है? और देखिए, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, अगर वायर की आप देखते हैं, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थोड़ा डिपेंड करती है। उसी तरह से यहां आपने लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर रखा है, तो आप वेरी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करता। एंगल ऑफ रोटेशन थीटा वेरी करता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा नहीं करता। क्यों? आपने कंसंट्रेशन कुछ भी रखा हो, 2 ग्राम पर ml, 5 ग्राम पर ml, हाफ ग्राम पर ml, पर स्पेसिफिक एंगल अल्फा नापा गया है 1 ग्राम पर ml और 10 सेंटीमीटर पोलैरिमीटर ट्यूब के लिए, बस, दैट्स इट। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज plus tartaric acid has specific rotation of plus 12 units when measured in a 12 centimeter polarimeter tube. Now 12 centimeter का मतलब 1.2 डेसीमीटर लेंथ है, and 2 grams concentration है, 2 grams per ml for a given temperature and light. ठीक है। When it is diluted to half the concentration C1, C2 हो गया 1 gram per ml, length of tube and other parameters being same, length is same, then the specific rotation will be, तरीके इतनी सारी रामायण गई। स्पेसिफिक रोटेशन तो अनचेंज रहता है मेरे भाई, न तो लेंथ पर डिपेंड करता है और न कॉन्सेंट्रेशन पर, और स्पेसिफिक +12 था तो +12 फिर से रहेगा। द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, बी। डन डन। एंड दिस ब्रिंग्स अस वेल टू द सेकंड आइडिया, what kind of molecules show optical activity? किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं?
What is the ultimate criteria? A compound which is non-superimposable to its mirror image is chiral. क्या कहे? ये फंडा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फंडा है। अगर कोई भी चीज है, कोई भी मॉलिक्यूल है, आप उसकी मिरर इमेज लीजिए, हाँ, और उसकी मिरर इमेज को घुमा फिराकर उसी के ऊपर रखने की कोशिश करिए, और अगर दोनों सेम होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जाएं, एक दूसरे के ऊपर रखना मतलब सुपर इम्पोज करना, और वो मैच कर जाएं, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब कि कंपाउंड अलग है, उसकी मिरर इमेज एक अलग ही मॉलिक्यूल है, वो उसके ऊपर रखेंगे तो 100% मैच नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और कोई भी कंपाउंड जिसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, हम कहेंगे वो कंपाउंड और वो मिरर इमेज वाला कंपाउंड, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है, तो वो आपस में कैसे हैं? वो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो क्या दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? जरूर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो यह भी गारंटी है कि दूसरा लीवो रोटेटरी होगा, और एक जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब जितना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन एक का, दूसरे का एग्जैक्टली उतनी ही मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन साइन नेगेटिव होगा। अच्छा, और यहां पर हम एक नया शब्द भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या? अगर मॉलिक्यूल में नॉन सुपर इम्पोज, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो हम कहेंगे कि वो कायरल है। ये चिराल है नहीं, चिराल नहीं, जैसे केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री होता है, ये चिराल नहीं, कायरल है। अच्छा, तो ठीक है, तो ये कायरल है, फाइन, अच्छी बात है। जैसे हाथ है, अगर हाथ को देखें, उसकी मिरर इमेज आमने सामने, बढ़िया ऐसे ऐसे मिरर इमेज लगती है, सुंदर लगती है। लेकिन अगर ऐसे मत्स्य मुद्रा में एक के ऊपर एक रखे, देखिए अंगूठे लगा जाते हैं, ये मैच नहीं करते। दोनों हाथ अगर 2 डायमेंशंस में देखेंगे तो दोनों हाथ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर एक अगर आप रख देंगे तो वो 100% मैच नहीं करते, एक अंगूठा इधर एक उल्टी तरफ आ जाता है। पर मिरर इमेजेस हैं, बिल्कुल एकदम एक हूबहू एक जैसे हैं, बाकायदा मिरर इमेजेस हैं। अच्छा, ये तो आपको दिख भी रहा है, यहां बिल्कुल दिख रहा है, अच्छी बात है। ये क्या है? एक कार है, कार की मिरर इमेज। अब ड्राइविंग सीट अगर आप देखें तो उसमें लेफ्ट राइट का चक्कर पड़ेगा। एक गाड़ी में अगर लेफ्ट में है तो दूसरे में राइट में, एक के ऊपर एक रखेंगे तो पीछे की सीटें तो मैच कर रही है, बट ड्राइविंग सीट मैच नहीं कर रही है। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओ माई गॉड, हाँ बात तो सही है आपकी। तो ये कायल है। हाँ, अगर 2D वर्ल्ड होता तो यस, ये बाकायदा कायल कहे जाते हैं। फिलहाल ये क्या है? आप देख रहे हैं लैक्टिक एसिड को। वाह, और लैक्टिक एसिड क्या है? दिख रहा है जो मॉलिक्यूल में है, महत्व उसके नाम का नहीं है, महत्व इस बात का है उसकी मिरर इमेज देखिए। हाँ हाँ, देख ली, बहुत देखिए मिरर इमेज, बकवास मत कीजिए, देखिए मिरर इमेज। और अब हम कोशिश करते हैं कि मिरर इमेज को उठाकर घुमा फिराकर ओरिजिनल एसिड के ऊपर रख के देखें कि क्या वो सेम है या अलग है, और आप पाएंगे वो सेम नहीं, वो अलग हो जाएगी। कैसे? आप ये देखिए, एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। कैसा? जैसे मैं दिखाता हूं आपको, एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ऐसा, इस तरह। अच्छा, हाँ, ये तो एक मॉलिक्यूल ले आया, बिल्कुल मॉलिक्यूल ले आया आपके लिए। ठीक है। अब इसमें अगर 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े, हाँ जुड़े हैं, आप देखिए इसमें 4 अलग अलग, 1 2 3 4, ब्लैक ग्रीन व्हाइट और रेड, 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है। किसकी मदद से? यहां पर जो है स्ट्रक्चर, इसको मैं सुपर इम्पोज करके दिखाऊंगा, मेरे साथ ध्यान से देखना, बहुत अच्छा काम है, बड़ा यूजफुल काम है। क्या? अगर मेरे पास कार्बन में COOH लगा हुआ है, अगर मेरे पास यहाँ कार्बन है और उसके ऊपर COOH लगा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा का पूरा 180 डिग्रीज घुमा, तो ध्यान से देखना, मेरे हाथ में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ग्रीन जो है वो बाहर, स्क्रीन से बाहर आता हुआ दिखेगा आपको, जो ब्लैक है वो अंदर आता हुआ है। रेड मैंने कैच कर रखा है, या आपको सकता है ब्लैक मेरी शर्ट के बैकग्राउंड का रंग साफ ना दिखे तो मैं ब्लैक को हाथ में पकड़ लेता हूं। अब देख लीजिए इसे, यहाँ रेड है, हाँ जी,
बाहर आता हुआ व्हाइट, जो ये ग्रीन है, और अंदर आता हुआ व्हाइट है। ये देखिए, प्लेन में था, पीछे आ गया व्हाइट, सामने आ गया ग्रीन, साइड में रेड। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं इसको, इस रेड को घुमाकर यहां ऑपोजिट 180 डिग्रीज घुमाऊंगा ऊपर। ये वर्टिकल ऊपर वाला कार्बन मैंने पकड़ा हुआ है, टॉप पे जो एटम है उसे पकड़ा हुआ है, इसको टॉप और सेंटर एटम को रोटेट नहीं करा, वहीं का वहीं, लेकिन इसको घुमा के 180 डिग्री इधर। जब 180 डिग्री इधर लाया तो आप देखोगे रेड यहां से यहां आ गया। हाँ जी, तो ग्रीन जो सामने था, ग्रीन यहां पर सामने था, वो यहां पीछे आ गया। ये देखिए, व्हाइट जो पीछे था यहां पर, व्हाइट यहां पर सामने आ गया। सामने वाला आएगा पीछे, पीछे वाला आएगा सामने, लेफ्ट वाला हो जाएगा राइट, और टॉप का टॉप रहेगा। ऐसे ही मैं COOH के अराउंड इसको घुमाना चाहता हूं। कार्बन और COH, ये है कार्बन और ये है COOH, मान लीजिए ये बॉन्ड है इस तरह से, और मैं इसके अराउंड इसको घुमाना चाहता हूं। H हाइड्रोजन है, ये पीछे की तरफ है। OH मान लीजिए ग्रीन वाला है, और मिथाइल भी रेड वाला है। मिथाइल उसी प्लेन में है, OH सामने आ रहा है, H पीछे। अगर मैं इस मिथाइल को घुमाकर उल्टी तरफ ले आऊं, पहली बात, मेरे हाथ COH पे है तो वो तो वहीं रहेगा, बीच वाला कार्बन वहीं रहेगा। मिथाइल जरूर घूमकर एक तरह से, सॉरी, यहां पीछे घूमकर ऐसे यहां आ जाएगा, यहां। ठीक है, और जो H पीछे था वो घूमकर सामने आ जाएगा। अच्छा, ऐसे, जी हाँ। और जो OH सामने था वो घूमकर पीछे चला जाएगा। अच्छा, तो आप ये देखिए, दिस इज, अगर अच्छा कोई मॉलिक्यूल है, मैं इसको थोड़ा बहुत घुमा लूंगा, जैसे मैं अपनी गर्दन घुमा लूं, तो मैं वही रहूंगा, मैं शिशिर मित्तल हूं, मैं शिशिर मित्तल ही रहूंगा, कोई नया इंसान थोड़ा बन जाऊंगा। ऐसी मॉलिक्यूल के अगर एटम एटम घुमा दी तो मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है। तो अगर ये मॉलिक्यूल था ए, और ये मिरर इमेज थी ए डैश, ये भी ए डैश ही। ठीक है, अब ए डैश और ए की कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं ये मैच करते हैं नहीं, ये सुपर इम्पोज होते हैं या नहीं। कोशिश करें, आइए करते हैं, देखते हैं। कार्बन और COOH, इसके ऊपर रख देंगे कार्बन और COOH। ठीक है, और मिथाइल, अरे वाह, ये पोर्शन तो मैच कर गया, जी हाँ, अरे वाह, ये पोर्शन तो मैच कर गया। ठीक है, अब यहां क्या है, OH और पीछे है H। फ्रंट में हो OH और पीछे है H, फ्रंट में है H और पीछे है OH। अब आप ये देखिए, इट डजेंट मेक सेंस, क्यों? एक के ऊपर अगर सुपर इम्पोज करेंगे, अगर एक के ऊपर एक रखेंगे, तो आप देखो जहां पर OH है वहां पर H आ गया है, जहां H है वहां OH आ गया है। क्या ये मैच कर रहे हैं? ऑफ कोर्स ये मैच नहीं कर रहे, ये तो अलग अलग है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। जी हाँ, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो क्या ये कायरल है? जवाब मिला जी हाँ, ये कायरल है। दिस इज गुड। और भी होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, टेट्राहेड्रल कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन जुड़ेगा अगर 1 2 3 4 चार अलग अलग ग्रुप से, तो वो पक्का कायरल हो जाएगा। जी हाँ, वो पक्का कायरल हो जाएगा। फिर से घुमा के देख लीजिए, अगर यहां ऐसे रोटेट करेंगे तो F घूम कर आ जाएगा यहां, Cl और C वही है, F को इधर ले आऊं तो ऑपोजिट ऐसे। H जो अंदर है वो एक इस साइड, यहां इस तरफ अंदर है तो यहां पे बाहर आ जाएगा ऐसे, और बाहर है तो वेज का डैश, डैश का वेज बन जाएगा, H बाहर आ जाएगा। Br यहां बाहर था, अंदर जाएगा तो घूमकर आप देखोगे ऐसा आ जाएगा। अच्छा, धोखा, धोखा, धोखा। अगर आप ध्यान दें तो F, क्षमा चाहता हूं, यहाँ Cl नहीं, F आएगा। F घूमकर यहां आ गया, ये F था, ये यहां आ गया। Br यहां चला गया, H यहां चली गई। ठीक है, मैच कराते हैं। क्या मैच करता है? CCl और F मैच कर रहा है, जी हाँ। पर क्या H और Br? जी नहीं, वो मैच नहीं कर रहे। फिर से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये कायरल है? जवाब है हाँ, ये कायरल है। राइट, इस तरह से देखिए।
A compound which is superimposable on its mirror image is said to be achiral या optically inactive. Achiral मतलब not chiral, मतलब optically inactive, ऐसे से। अच्छा, तो मिरर इमेज अगर ओरिजिनल के जैसी हो गई तो कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है, फिर तो सेम मॉलिक्यूल है। और ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं कि वो एक कायरल हैं या वो कायरल नहीं है। वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होंगे जब उनका सोल्यूशन बनाकर भरेंगे पोलैरिमीटर ट्यूब में और प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से गुजारेंगे तो आप पाएंगे उसका कोई रोटेशन नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूं। अब जैसे ये देखिए, ये एक ग्लास है और ग्लास की मिरर इमेज ले ली और दोनों को एक के ऊपर एक करके देखा, 100% मैच कर गई। तो ये तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। जी हाँ, तो ये जो ग्लास है क्या ये कायरल है? जवाब मिलेगा ना, ये कायरल नहीं है, ये एक कायरल है। ये कांटा है। अच्छा, किचन में पहुंच गए हो? जी हाँ, तो ये जो फोर्क है इसकी मिरर इमेज लीजिए और उसको ओरिजिनल के ऊपर रख के देखिए, अरे ये तो 100% मैच कर गया। हाँ जी, तो ये तो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है। जी हाँ, तो क्या ये फोर्क कायरल है? जवाब मिलेगा नहीं, ये फोर्क कायरल नहीं। अच्छा, और यहां पर ये देखिए अपने पास तो लैक्टिक एसिड है ना, ये लैक्टिक एसिड नहीं है, यहां एच आ गया है, ध्यान से देखो। अच्छा, एक काम करें, फिर जो आपने किया था वही करके देखें। बिल्कुल COOH और कार्बन तो वैसे ही है। टर्न करो, मिथाइल को यहां घुमाओ ऐसे, और हाइड्रोजनों को यहां ले जाओ ऐसे और ऐसे। तो जो फ्रंट में है वो बैक में चली जाएगी, जो बैक में है वो फ्रंट में आ जाएगी, ये आएगा। अच्छा, अब मैचिंग बिठाओ, कहीं कोई मैच तो नहीं कर रहा? वेल, ये तो मैच कर रहा है। हाँ जी, और ये भी ये भी मैच कर रहा है। वो तेरी, तो ये तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो 100% मैच कर जाएगी। यस, मैच कर जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल एक कायरल है, इसका मतलब वो कायरल नहीं। करेक्ट, करेक्ट, अच्छी बात। और कुछ है? और देखते हैं। वेल, CCl ठीक है। आपके पास यहां दो दो F हैं। अब एक सेंट्रल एटम से अगर दो ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, दो ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं अगर वो एक जैसे हो जाते हैं तो ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे कि भाई ये कायरल तो नहीं होगा। और सुपर इम्पोजिबल, जी हाँ, इसकी सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हो जाएंगी और ये एक कायरल हो जाएगा। ये देखते ही कैसे पता लगाया? sp3 हाइब्रिड कार्बन में जुड़े हुए 4 ग्रुप्स होते हैं। अगर कोई भी दो ग्रुप से एक जैसे हो जाए, कोई भी दो एक जैसे हो जाए तो वो कायरल नहीं रह जाएगा। और 3 एक जैसे हो जाए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 4 हो जाए तो सवाल नहीं होता। चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। अगर एक भी या दो भी सेम हो गए तो वो कायरल नहीं रह जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये तो आसान है। हाँ, ये आसान है। ठीक है, अब आप ही देखिए कि सबसे फंडामेंटल क्राइटेरिया तो है कि भाई कोई कंपाउंड दिया, उसकी मिरर इमेज बनाइए और देखिए वो सुपर इम्पोजिबल है। अगर है तो वो कायरल नहीं है, और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो वो सब्सटेंस पक्का कायरल है। अच्छी बात है ना? और ये अल्टीमेट क्राइटेरिया है किसका? कायरलिटी का। मतलब इसमें कोई इफ्स और बट्स नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल और एक्यूरेट तरीका है। ठीक है, हर बार मिरर इमेज लेना कोई कॉम्प्लिकेटेड, जैसे हीमोग्लोबिन का विशाल मॉलिक्यूल है, आपने कहा इसकी मिरर इमेज लें और सुपर इम्पोज करें और चेक करें, ठेंगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट। हर बार मिरर इमेज लेके चेक करना आसान नहीं होता। तो लोगों ने दूसरे टोटके खोज लिए। ये आसान है पर उतने एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेट तो यही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दूसरे टोटके क्या है तो सुनिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तब भी हम कह सकते हैं कि कोई कायरल हो जाए, और साथ में शर्त है कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो।
दोनों शर्तें साथ साथ, बिल्कुल। अगर दोनों शर्तें साथ साथ, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और न ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो हम बोल देते हैं कि वो सब्सटेंस कायरल होगा। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होते क्या है? ये भी बड़े प्यारे हैं, आइए बताता हूं। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए। अगर एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, काल्पनिक प्लेन है, सचमुच में नहीं, और मान लीजिए ऐसा प्लेन है जो किसी कंपाउंड को चीरता चला जाए, कट 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 काट डाले उसे आधे आधे। अच्छा, और इस तरह से काट ले कि वन हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाए। अगर ऐसा कोई भी प्लेन संभव है तो वो प्लेन कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक भी संभव है तो हम कहेंगे उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जिस भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिस भी सब्सटेंस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो कायरल नहीं है, वो एक कायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। A plane passing through an object molecule या molecule such that one part या part that part which is on one side is exact reflection या mirror image of the part on the other side, and just imagine कि जो जिस प्लेन से हमने उसे काटा है वो खुद मिरर बन गया है, तो हम कहेंगे कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। एक प्लेन ही बना दिया जी हमने, दिस इज क्वाइट कॉमेडी, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का एरोप्लेन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, एरोप्लेन भी आप देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग तो रहा है। क्यों? एक हिस्सा दूसरे हिस्से का पक्का मिरर इमेज है। अगर आप ध्यान से देखें, एग्जैक्ट मिरर इमेज है। आप ध्यान से देखें, एग्जैक्ट मिरर इमेज है, राइट। चलिए, वाह, बटरफ्लाई, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है, आप देखिए, खूबसूरत नीले रंग की। अब इसमें अगर आप देखें, दो हिस्से हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। जी हाँ, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लगते हैं बाकायदा। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जी हाँ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक चीज और पूछ लेता हूं, अगर ऐसे रखता हूं, इस प्लेन को इमेजिन करता हूं, कौन कौन सा प्लेन? मैंने भी एक प्लेन बनाया है, आपको साफ साफ नहीं देखा, दोबारा बनाता हूं। अगर ऐसे बांट देता हूं इसको, तो ये जो लाइन है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन अगर है आपके पास, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना। क्यों? अगर ये प्लेन होता तो उसको अंदर जैसे ये ऊपर था ऐसे ये नीचे भी होना चाहिए था, तो उसकी सिर और एंटीना नीचे भी होते, ऊपर बड़े पंख हैं तो नीचे बड़े पंख होते, तब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री होता। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी नहीं है, लेकिन हाँ, जो वर्टिकल वाला है वो अवश्य प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक भी होगा तो चलेगा। तो ये बटरफ्लाई कायरल है ना? एक कायरल नहीं। ये क्या किया है? इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। एक बहुत मनोरंजक चीज है, एक बार चेक करिए इनमें से कितनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ हाँ, कितनों में है? आप मुझे बताइए। ये तो आंसर है, हटा लेता हूँ इसको। एक एक करके मेरे साथ करिए, बताइए ABCD पढ़ के। क्या ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? या सी में? डी, ई, एफ या जी? कम ऑन, बताइए। हम बताएंगे, और कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगे तो। ए में तो चलो हम बता देते हैं, देखिए ये बीच से काट दो, एकदम एक जैसा लग रहा है। ए में तो है। बी में संभल के रहना बेटा, ऐसे काटोगे, ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, ये बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। तो बी में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे तो नहीं दिखती। अलबत्ता सी में इसको ऐसे काट दे तो नहीं, अगर ये प्लेन होता तो ये ऐसे का इधर होता, या जैसे ये था ऐसे इधर ही होता। इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। हाँ, पर ऐसे काट दो तो, जी हाँ बिल्कुल, ये इधर ऊपर नीचे एक जैसा है, यस ये एक जैसा है। वाह, तो सी में भी है। डी को ऐसे काट दें, है। ई को ऐसे काट दें, सब बढ़िया मिल गया तुमको, है। सी और डी और ई में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एफ में, एफ कितना अच्छा है, होगा? क्या ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर ये है पर नीचे यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर क्या ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये कैसे हो जाएगा? मतलब इधर वर्टिकल लाइन है, इधर थोड़ी कुछ है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन होती है, ऐसा कुछ होता तो ये तो नॉनसेंस है, नहीं है। तो क्या है? कुछ नहीं है, बकवास है।
जी जी में तो बहुत स्पष्ट है, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, बिल्कुल नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ऐसे करके सारे लेटर्स लिखो। हम तुम लिखोगे और कौन लिखेगा? लिखो और फटाफट चेक करो और बताओ मेरे को। आपके पास तो लिखे हुए आंसर, प्रैक्टिस तुमने कर ली है ना, कंसेप्ट तुम सीख रहे हो। फटाफट करो और बताओ क्या होगा। किस किस बचे हुए इंग्लिश अल्फाबेट? ई एफ जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। प्लेन ऑफ सिमेट्री। कम ऑन। एच में है कोई? हाँ, एच में एक नहीं दो दो है, ये भी है और ये भी है, दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई में ये है और ये भी है, तो है। कम से कम एक भी होगा तो चलेगा, दो दो है ना? हाँ बस है, ठीक। जे, जे क्या हुआ? के, के में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एल, एल, एल ना, एम, हाँ, एन नहीं, ये ऐसा है, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? ऐसी होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम देखो कहीं नहीं है इसमें। ओ में तो भरपूर है, इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, कोई भी ले लो। पी, पी में प्लेन ये वाला नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना, ये वाला ना, कुछ नहीं, क्यों तो दिख रहा है, कुछ नहीं होता। आर, एस, एस साउंड स्वीट, चेक फॉर एस। एस काफी सिमेट्रिक लग रहा है, तुम्हें लग रहा है? ध्यान से देखो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर होता तो ये और ये ऐसे हो जाता। अच्छा, अगर ये होता तो इस प्लेन के इर्द गिर्द देखो, तुम्हारे पास कहता है ये ऐसे था और ये ऐसे था, इधर भी मिरर होता तो ये ऐसा और ये ऐसा हो जाता। नॉनसेंस। सिमेट्री क्या है? नहीं, कोई नहीं है। मैं तो ऐसे काट के तुम्हें दिखा दिया कि अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो उसकी इमेज ऐसे बनती, मिरर इमेज नहीं बन रही है वो ऐसे ना। टी मस्त है, यू बढ़िया है, वी भी बढ़िया है, डब्ल्यू, एक्स, यस, वन टू, वाई, यस, जेड, लगता तो बड़ा सिमेट्रिक है नहीं? देख लो आप। राइट, इस तरह से। ये देखिए आपके लिए वो तितली के साथ पूरा प्लेन्स ऑफ सिमेट्री साफ साफ सारे दिखा दिए। ए बी, ए में तो था, ठीक है। बी अगर ऊपर नीचे एक जैसा मानते हो तो होगा, छोटे बच्चों को अक्सर ऐसे बी बनाया जाता है, तो इसमें नहीं होगा। हाँ, अगर बी में ऊपर वाला गोला और नीचे वाला गोला बराबर कर लोगे तो ऑफ कोर्स बीच वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लेंगे। सी, डी, ई, एफ, जी तो खैर पूरे थे। एच, आई ना, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड सी, जेड। ठीक है, शानदार, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात चल ही पड़ी है तो बढ़िया से बताइए किस में होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? पानी में होगा क्या? हाँ होगा, क्यों? दोनों लोन पेयर एक जैसे हैं, दो एच एक जैसे हैं, टेट्राहेड्रल है पक्का। इसमें पीओएस दिख भी रहा है, ऐसे काट डालो, यस पीओएस है बिल्कुल। BF3 में है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनार, चपटा चपाट मस्त। मेरे को तो प्लेन ही प्लेन नजर आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेन से। आप देखिए, ऐसे काट लो। अच्छा, हाँ ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक बीएफ के बजाय दूसरे बीएफ को, तीसरे बीएफ को काट दो, इसमें भी प्लेन है। तीसरे काट डाल, उसमें भी आएगा बिल्कुल। कई सारे प्लेन है, होने दे, क्या दिक्कत है? एक और है इसमें, पता है कौन सा?
ओवरऑल प्लेन को काट दो, ऐसे BF3 के प्लेन को काट डालो कि आधा कट के ऊपर आधा नीचे आ जाए। तो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब सब काट डालो तुम, तो आधे ऊपर आधे नीचे, तो ये 4 प्लेन्स दिख जाएंगे तुम्हें BF3। कौन कौन से? एक तो था ट्रायगोनल प्लेन है ना BF3, बी, एफ, एफ और एफ। ये जो प्लेन है ना, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो मॉलिक्यूल का प्लेन इटसेल्फ है, जो ऐसे काटता है जैसे रोटी की 2 परतें हो जाती है ना, तो एफ आधा कट के ऊपर आधा नीचे, बोरॉन आधा कट के ऊपर आधा नीचे, और बीचों बीच चाकू चला दिया तुमने, ऐसे मान दो। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है वो वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, राइट। चलो, ये क्या है? मीथेन। क्या मीथेन में प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है? मस्त 4 एटम्स एक जैसे हैं, भरपूर प्लेन ही प्लेन है, इसमें तो कोई कमी नहीं है प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अच्छी बात है। जैसे आप देखिए, ये प्लेन है जिसमें 2 H और 1 C के थ्रू गुजारा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हुए खूब सारे प्लेन्स बनते चले जाए। अच्छी बात है। ये क्या है? ये है मिथाइल क्लोराइड, बहुत ही राक्षसी है। इसमें प्लेन है 3 H एक जैसे हैं, पक्का इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? देखिए, इस तरह से बीचों बीच काट दीजिए, आधा सीएल कट के एक तरफ आधा दूसरी तरफ, ऐसे एटम काट लेते हो। इमेजिनरी प्लेन है, कल्पना में तो काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, राइट राइट। CH2Cl2 इसमें भी आएगा पक्का, क्यों? कायरल नहीं है ये। कैसे पता आपको कायरल नहीं है? एक ही एटम से 2 Cl एक जैसे हैं, 2 H एक जैसे, इसलिए कायरल नहीं है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऑफ कोर्स है। कैसे? तुम देखो, भी काट के दिखाते हैं। काट डालो, दोनों Cl, पहला Cl आधा आधा, सेंट्रल एटम आधा आधा, पीछे वाला Cl आधा आधा, बिल्कुल मस्त सिमेट्री है, एकदम बढ़िया, राइट। अच्छी बात है। ये कितना गंदा है। है जैसा है, पर है मजेदार। कोशिश करो जरा इसमें देखो, कि इसमें तुम्हें कहीं कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है। कोशिश करते हैं, देखते हैं। वेल, एज सच मुझे तो नहीं दिख रहा। तुम कैसे भी काट के देखो, इसे बीच से काट के देखो तो भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? जहां एक तरफ ऊपर Cl है, सामने तो H है, एक में नीचे Cl है तो सामने H है, Cl के सामने Cl नहीं है, H के सामने H नहीं है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ध्यान से देखो, ये प्लेन किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। वाह, तो वो एक कायरल है। नहीं नहीं, इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल कायरल है। क्यों? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। डन डन। तो बच्चा लोग, इसी के साथ आज का सेशन तो होता है यही समाप्त। हम लेते हैं विराम, फिर चर्चा होगी अगली बार, फिर मुलाकात होगी। बहुत ही रोमांचक कथा शुरू हो गई है, इसी को जारी रखेंगे अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।